हाँ जी बच्चों, तो कल हम लोगों ने कैपिटल रिसीट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है काफ़ी अच्छे से। ओके। और कैपिटल रिसीट में आप सबको पता है बेटा, खासियत क्या होती है? ऐसी रिसीट होती है गवर्नमेंट को जिससे या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर कोई एसेट कम होती है। ठीक है। और याद रखें कि ये जो लाइबिलिटी इंक्रीज होना है और एसेट डिक्रीज होना है, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है, दोनों नहीं होती, दोनों में से कोई एक खास बात होती है। और इसके जो हमने टर्म्स पढ़ी थी कि इसके अंदर क्या क्या आता है कैपिटल रिसीट्स के अंदर, तो बेटा सबसे पहली जो टर्म थी वो थी बोरोइंग्स, गवर्नमेंट जब लोन लेती है। नंबर टू, रिकवरी ऑफ लोन, जब गवर्नमेंट दिए हुए लोन को रिकवर करती है। ठीक है, वो भी रिसीट होती है। नंबर थ्री, अदर रिसीट्स, जिसमें पहला आता था आपका डिसइन्वेस्टमेंट और सेकंड था स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब बेटा हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ रिसीट्स, एंड दे आर रेवेन्यू रिसीट्स। व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू रिसीट्स? तो ये रेवेन्यू आइटम क्या है, रेवेन्यू टर्म क्या है बेटा? रेवेन्यू का मतलब है ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट को हो रही है, लेकिन इस रिसीट के होने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट को देखा जाए इनकम तो हो रही है, लेकिन इस इनकम के होने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। ओके। या फिर कोई भी एसेट कम नहीं हो रही है। मतलब ना तो गवर्नमेंट कोई अपनी एसेट कम कर रही है, मतलब कुछ बेच रही हो, ऐसा भी नहीं हो रहा, और ना ही गवर्नमेंट किसी टाइप का लोन ले रही है जिससे कि लाइबिलिटी बन रही हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। तो ऐसी कौन सी रिसीट्स हैं जिनको मिलने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनती और कोई एसेट भी कम नहीं होती, है ना? तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। तो जरा एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है। रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स which neither create any liability nor cause any reduction in asset। ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही एसेट्स में रिडक्शन होता है। ओके, ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग। बेटा याद करो, जब हमने कैपिटल नेचर के पढ़े थे तो कैपिटल रिसीट में मैंने बताया था कि दे व नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर, कि वो जो है वो नॉन रूटीन थे, नॉन रेकरिंग थे, कभी कभार होने वाले थे। लेकिन ये जो यहाँ पढ़ने वाले हो बेटा, ये रूटीन रिसीट्स हैं, ये गवर्नमेंट को होती रहती है, बार बार होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, पैन कार्ड हम बनवाते हैं, या फिर हम लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, या फिर आप पासपोर्ट बनवाते हो। बेटा मुझे बताओ, ये जो तीनों नाम मैंने लिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, इसमें गवर्नमेंट आपसे चार्ज लेती है, फीस लेती है, यस सोनू? यस सर। बेटा यस ये जो फीस सर। है ये गवर्नमेंट की रिसीट है, लेकिन क्या इस फीस को लेकर के गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई क्या, या फिर कोई एसेट कम हुई क्या? जैसे लाइसेंस है, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे रही है, तो क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, एसेट कम हो रही है क्या? कुछ बेच रही है क्या आपको गवर्नमेंट? नहीं। नो सर। क्या नो उनकी सर। कोई लाइबिलिटी बन रही है क्या कि भाई इस पैसे को लेके हम आपके नो लिए ये सर। करेंगे? नहीं। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है। आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपने हेलमेट नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने आप पे पेनल्टीज लगा दी। ओके, चार्जेस एंड पेनल्टीज। अब ये जो पेनल्टी है, ये भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? रिसीट है। लेकिन किस नेचर की है? रेवेन्यू। भाई बार बार होती है, नंबर वन चीज। नंबर टू, कि इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही कोई एसेट का होती। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेवेन्यू रिसीट। और काम की बात ये है कि ये नेचर में कैसी होती है? रेगुलर एंड रेकरिंग। बेटा वो कैसी थी कैपिटल वाली? वो थी नॉन रेकरिंग एंड नॉन रूटीन। ये है रेगुलर एंड रेकरिंग। ओके, याद रखना। गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन नॉर्मल कॉज ऑफ एक्टिविटी। और गवर्नमेंट जो है ये अपनी नॉर्मल कॉज ऑफ एक्टिविटीज में इसको रिसीव करती है। बेटा ये बिल्कुल उसी तरह से, देखो मैं हर चीज को रिलेट कर देता हूं। अभी आप लोग कैश फ्लो पढ़ रहे हो ना, यस और नो? यस सर। कैश फ्लो में आप लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ी होगी और एक आप लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ी होगी। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? हमारी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस जो होते हैं, भाई हम जिस चीज का धंधा करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, वो जो एक्टिविटीज हैं वो कहलाती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने अगर डायरेक्ट मेथड पढ़ा हो, वैसे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट आपने पढ़ा हो तो उसमें हम सेल्स लेते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डिटेल लेते हैं। अब ये जो आइटम्स होते हैं ना बेटा, ये रेकरिंग होते हैं, बार बार होता है। सेल मैं रोज करता हूँ,
ये रिसीट मेरे को रोज होती है। तो बार बार होने वाली जो चीज होती है, जो आपकी डेली रूटीन की है, आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज की है, ओके, उसको रेवेन्यू कहते हैं, ये याद रखना। वहां पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी बेटा वो रेवेन्यू थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करोगे ना, तो वो आपकी कैपिटल नेचर की हो जाती है। किसी फर्नीचर को आपने सेल कर दिया, है ना, हाउस आपने परचेज कर लिया, हाउस को सेल कर दिया, ओके, कार परचेज कर ली, कार सेल कर दी, बेटा ये आपके कौन से इनफ्लो आउटफ्लो हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले। और वो आपके कौन सी रिसीट, सॉरी, कौन से वाले नेचर के हो जाते हैं? कैपिटल नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने रिलेट किया है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। अच्छा, अब रेवेन्यू रिसीट को सर हम पढ़े कैसे? जैसे कैपिटल रिसीट में तो आपने बता दिया था सर 3 ही आइटम होते हैं और तीसरे के अंदर भी 2 होते हैं, और रट्टा लगा लिया, हमने याद कर लिया। रेवेन्यू रिसीट को बेटा क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। ओके, चलो पहले एक बार कंडीशन देख लो, इसकी लिख रखी है मैंने, कंडीशंस फॉर अ रिसीट टू बी रेवेन्यू रिसीट। एक रिसीट को रेवेन्यू रिसीट होने की कंडीशन क्या है? देखो, द रिसीट्स मस्ट नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, और दूसरा, इट मस्ट नॉट कॉज अ डिक्रीज इन एसेट। ना तो इससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, ना कोई एसेट कम होनी चाहिए, है ना। जो चीजें कैपिटल में होती थी उसके आगे मस्ट नॉट लगा दो बस, वो किसकी बन जाएगी? रेवेन्यू की बन जाएगी। ओके, अब यहां से हम पढ़ते काम की बात। बेटा 2 कैटेगरीज में रेवेन्यू रिसीट्स को क्लासिफाई किया गया, और ऐसा क्यों किया गया वो भी मैं तुम्हें बता दूं। क्योंकि टैक्स एक ऐसी रिसीट है जो गवर्नमेंट का बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। सबसे बड़ा सोर्स अगर गवर्नमेंट की इनकम का कुछ है तो वो टैक्स रेवेन्यू है। ओके, टैक्स से होने वाला रेवेन्यू है, याद रखना। टैक्स से होने वाली जो इनकम है वो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इनकम है, और ये ऐसी इनकम है जिसके बदले में गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए डेवलपमेंटल वर्क्स करे, लेकिन कोई उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टैक्स लेते टाइम गवर्नमेंट आपको लिख के नहीं देती है कि हम आपके पैसे का ये करेंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है ना, इसीलिए इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया, एक अलग रख दिया टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स के अलावा जितनी भी रिसीट्स होती है गवर्नमेंट को, वो सारी दूसरी कैटेगरी में हमने डाल दी नॉन टैक्स, जिसके एग्जांपल मैंने आपको दे दिया अभी। एक तो लाइसेंस फीस का मैंने दिया, एक पेनल्टीज का आपको दिया, है ना। उनको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया सारे, जिसमें टोटल मिला के 6 to 7 आइटम्स हैं, वो सारे इसमें डाल दिए हमने। ओके, और ये अकेला एक टैक्स रेवेन्यू है, और टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है किसका? गवर्नमेंट का, ये याद रखना है। तो बेटा एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट रेवेन्यू रिसीट, दैट इज टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ओके, गवर्नमेंट को टैक्स से होने वाली जो रिसीट है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई टैक्स के बारे में बात करते हैं, टैक्स क्या होता है। अब मुझे कौन बताएगा? बहुत आसान भाषा में, बुक में से देखिए मत बताना, मुझे पता लग जाएगा, है ना। तुम तो ये बताओ भाई, टैक्स से हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या समझते हैं, टैक्स क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? टैक्स क्या होता है भाई? टैक्स अपन गवर्नमेंट को पे करते हैं। टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। मतलब क्या लेकिन बेटा, क्यों सर करते हमारी हैं? लाइबिलिटी गवर्नमेंट की towards। हमारी गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है, पास जा रहा है, सही है, लेकिन क्यों है लाइबिलिटी, क्यों है हमारी गवर्नमेंट के लिए? सो फाइनेंशियली चार्ज है एक जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं बेटा? रीजन पूछ रहा हूँ। आप गवर्नमेंट को आखिरकार देते ही क्यों हो? टैक्स क्यों देते हो? मना कर दो। सर क्योंकि गवर्नमेंट आगे जाके इसे पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करेगा। पब्लिक वगैरह वगैरह चीजें होंगी। ओके, लेकिन एक क्लियर रीजन नहीं मिला अभी भी। तुम लोग अल्टीमेटली ये बता रहे हो कि हम लोगों की लाइबिलिटी है। हाँ लाइबिलिटी है, वो ठीक है, लेकिन नेशन लाइबिलिटी क्यों है? और वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है गवर्नमेंट, इसलिए। गवर्नमेंट करती है खर्च, वो ठीक है, गवर्नमेंट खर्च करती है, आप दोगे तब खर्च करेगी ना। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि आपको गवर्नमेंट को देना ही देना है? क्योंकि बेटा सर हम नेशन का रहते हैं। डेवलपमेंट होता है इससे। हाँ देखो, बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम दिशा सही पकड़ो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इजी लैंग्वेज में। देखो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप लोग जिस जमीन पे रहते हो, जो हमारा घर है, बेटा ये जमीन किसकी है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की। तुम बोलोगे सर नहीं है गवर्नमेंट की,
हमने तो खरीदा हुआ है, हम तो मकान के मालिक हैं। बेटा आप लोग मकान के मालिक जरूर हो, लैंड के मालिक नहीं हो आप, ये ध्यान रखना। लैंड पे अभी भी आप लीज पे करते हो। चाहो तो तुम अपने फादर से पूछ सकते हो, अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से तुम पूछ सकते हो कि क्या हम मकान का लीज पे करते हैं क्या अभी भी। तो बेटा आपको बता दिया जाएगा कि लीज पे किया जाता है। लीज क्यों पे करते हैं? आप मालिक हो तो मत करो ना लीज पे। इसलिए करते हो क्योंकि आप सरकार, आप सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करते हो। बेटा हम जिंदगी जीने के लिए जिन चीजों को यूज करते हैं ना, वो सोसाइटी की होती है, अल्टीमेटली वो सरकार की है। ओके, और इसके बदले में आपको सोसाइटी को पे करना चाहिए। अब सोसाइटी एक इंसान तो है नहीं जिसके आंख नाक मुंह है और ये सोसाइटी एक इंसान है तो उसको हम दे दें, नहीं। सोसाइटी को आप डायरेक्टली दे नहीं सकते, तो आप सोसाइटी के एजेंट को देते हो। और सोसाइटी की एजेंट कौन होता है बेटा? गवर्नमेंट। तो आप सोसाइटी के लिए अपना जो ग्रेटिट्यूड है उसके लिए आप पे करते हो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वो मनी सोसाइटी के लिए खर्च करती है। ओके, इसलिए हमें टैक्स पे करना चाहिए, इसलिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। ओके, हम लोग इनकम पे टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनकम जो हमने कमाई है बेटा वो सोसाइटी से ही तो कमाई है। ओके, आप जीएसटी पे करते हो। आप जीएसटी पे क्यों करते हो? अगर मैं एक ब्रेड का पैकेट खरीदने मार्केट में जाता हूं और उस पर 3 रुपए का जीएसटी है जो मैं साथ में पे कर रहा हूं, मान लो 35 रुपए का पैकेट है ब्रेड का, और उसमें मैं 5 रुपए का जीएसटी पे कर रहा हूँ। 30 रुपए का था वो जिसपे ऐड होके वो इंक्लूडिंग जीएसटी 35 का है, मैंने 5 रुपए टैक्स पे किया। क्यों किया? वो वीट कहां से आया? बेटा वो वीट आया था आपके खेत से। खेत किसका है? किसान का। लेकिन वो लैंड किसका है? सोसाइटी का। ओके, पानी कहां से है? जो पानी आपकी सिंचाई के काम आता है वो सोसाइटी का। बेटा जब आप सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करते हो ना, तो आपको अपना ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए और आपको सोसाइटी को पे करना चाहिए। लेकिन आप सोसाइटी को डायरेक्टली पे नहीं कर सकते, इसलिए आप किसको पे करते हो? गवर्नमेंट को, कि भाई हमारी तरफ से ये टैक्स है और ये हम खुशी खुशी दे रहे हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो आप सोसाइटी के भले के लिए इसको खर्च करो। क्या सभी को पता लगा कि टैक्स हमें क्यों देना चाहिए? यस और नो? Yes. आज के बाद कोई Yes. पूछे तो सीधा आंसर देना कि भाई टैक्स क्यों देना चाहिए। यूं नहीं भाई देना पड़ता है, अरे देना पड़ता नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या उसके पीछे है ना, तो याद रखें। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। अगर हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज पे आ जाए, अब टैक्स क्या है बच्चों? एक कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी मतलब करना ही पड़ेगा आपको, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है, देखो पहली बात तो हर किसी की लाइबिलिटी बनती नहीं टैक्स की, लेकिन अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है मतलब आपको पे करना है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। अगर टैक्स पे नहीं करोगे ना तो बेटा ये आपके कानूनन अपराध माना जाता है। अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, जैसे हमारे यहाँ बच्चों स्लैब है, अभी इनकम टैक्स की स्लैब्स होती हैं अगर तुमने सुना हो तो, है ना, कि अप टू 5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील। मतलब आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना। अगर 5 से 10 लाख है तो आपको 10% देना है, ऐसे कुछ करके स्लैब है। 10 से 15 है तो आपको 20% देना है। ये स्लैब्स बनी होती है। ओके, आप किस स्लैब में आते हो? अगर हम 5 लाख रुपए से कम कमाते हैं साल भर का तो हमें टैक्स नहीं देना होता है। ओके, लेकिन अगर कहीं आप इस स्लैब में आते हो और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, आप लायबल हो टैक्स के लिए। ओके, याद रखना, जिस जो टैक्स देने के लिए लायबल होता है उसको हम कहते हैं टैक्स पेयर। ओके, और टैक्स लगाना, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट में कंप्लीट करने दो। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? एक टेक्निकल टर्म में मैं तुम्हें यही बता दूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, आगे जाके टर्म काम आएगी तुम्हारे। टैक्स लगाना, टैक्स लगाना इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा इम्पोज, टैक्स इम्पोजिशन। टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को लगाना। ओके, तो टैक्स इम्पोजिशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले या फिर जो भी आपका टैक्स पेयर है उसको आप बता रहे हो कि भैया आपकी टैक्स लाइबिलिटी है और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं टैक्स इम्पोजिशन। और जब टैक्स पेयर आपको टैक्स दे देता है, उस पार्टी को हम कहते हैं टैक्स पेयर, और आपके पास टैक्स जब आ जाता है तो वो आपका टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट है, इसको गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि टैक्स लेते टाइम गवर्नमेंट आपसे ये नहीं बोलती कि हम ये करेंगे इसका, नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है उसका, है ना। अब पूछो भाई कौन क्या पूछ रहा था, किसने बोला था बीच में बेटा? हाँ सर, ये इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? उसी पे आ रहे हैं, बताएंगे अभी।
इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न सबको भरना चाहिए। बेटा रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, ये बड़ी गलतफहमी है। बेटा टैक्स रिटर्न का मतलब होता है एक तरह से टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप गवर्नमेंट को ये बताते हो कि देखो भाई हमने गए पिछले साल में इतना इतना कमाया, इतना इतना यहां यहां से कमाया। टैक्स के 5 हेड्स होते हैं, तुम लोग जब आगे जाओगे पढ़ोगे तो पांचों हेड में आपने कितना कितना कमाया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, ऐसे करके 5 आपके क्या होते हैं, हेड्स होते हैं। आपने टोटल मिला के कितना कमाया, ये गवर्नमेंट को बताना टैक्स रिटर्न फाइल करना कहलाता है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। ओके, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो। टैक्स रिटर्न फाइल तो मैं भी करता हूं, लेकिन मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि मैं 5 लाख रुपीस पर एनम नहीं कमा रहा हूं। ओके, ये एक एग्जांपल में दे रहा हूं। आप अगर टैक्स की कैटेगरी में आओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन हर इंसान की एक जिम्मेदारी है कि आपको टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। गवर्नमेंट को भी देखो, एक बात तुम्हें बताऊं, अगर जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारी जॉब लग जाएगी, और जॉब लगने के बाद वैसे सब 10 माथे के रावण बन जाते हैं, है ना? कोई भी अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझता। लेकिन अगर तुम जब सैलरी अर्न करने के बाद अपने पापा के पास जाके उनको बताओगे कि पापा देखो मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना खर्च करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मुझे बताओ आपके फादर को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कि बेटा हमसे शेयर कर रहा है? यस और नो? यस सर। लगता है ना? यस सर। अपनेपन की फीलिंग आती है। उसी तरह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी जनता है ये हमसे ट्रांसपेरेंसी रखे, ये हमें बताए, ये हमारे बाल बच्चों की तरह है, हम इनका क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो ये हमसे ट्रांसपेरेंसी रखे, हमें बताए। तो इसीलिए पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे। लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो। ओके, रिटर्न फाइल जब आप करते हो तब आपको पता लगता है कि आपकी लाइबिलिटी बनती नहीं बनती, और जब लाइबिलिटी बनती है तो आप टैक्स पे कर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइबिलिटी बनती है लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते, वो टैक्स बचा लेते हैं। बेटा एक तो होता है टैक्स की चोरी करना, टैक्स इवेजन, वो इलीगल है कि आपकी लाइबिलिटी बनती है लेकिन आप जानबूझ के टैक्स नहीं देते। और एक होता है टैक्स को बचाना लीगली, उसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना। अब ये जो टैक्स प्लानिंग होती है ना, ये लीगल होती है, और इसमें क्या होता है कि आप जो कानून होते हैं उनकी मदद से आप टैक्स बचा लेते हो। जैसे कहीं डोनेशन कर दिया, आपको डिडक्शन मिल गई, आपने इंटरेस्ट वगैरह का दिखा दिया तो आपको डिडक्शन मिल गई, आपकी टैक्स लाइबिलिटी उससे जीरो हो जाती है ना? आगे जाओगे धीरे धीरे तुम पढ़ते सर रहो। ये अपना, सर अगर अपना पैसा अगर अपन दूसरे अकाउंट में करते हैं तब भी मिलती है क्या? नहीं बेटा नहीं, वो खर्चा नहीं है ना? गवर्नमेंट आपको खर्चों की डिडक्शन देती है ना? और खर्चे भी ऐसे जो गवर्नमेंट नहीं सर, रिकॉग्नाइज करे। पैसा फैला तो मतलब एक जगह नहीं रखे तो? नहीं नहीं बेटा, उसकी क्यों मिलेगी? अगर आप अपने मान लो फ्रेंड को मदद करने के लिए 2 लाख रुपए आपने दे दिए, है ना, तो उसकी डिडक्शन थोड़ा मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि पर्टिकुलर एक एनजीओ है, गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड किया हुआ है कि ये एनजीओ है, अगर इसको आप डोनेशन करोगे तो इसकी हम आपको क्या देंगे, 100% की डिडक्शन देंगे। तो मान लो कि मैंने 1 लाख रुपीज डोनेट कर दिए, तो बेटा मेरे को उस 1 लाख रुपीज की क्या मिल जाएगी, पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब मेरी लाइबिलिटी में से कम हो जाएंगे, है ना? गवर्नमेंट नहीं सर, पर बहुत सारे लोग टैक्स देने से बचने के लिए सर भेज देते हैं ना पैसों को दूर, मतलब अलग अलग अच्छा जगह। ऐसे, हाँ वो काम भी हो सकता है, लेकिन बेटा वो इनकम टैक्स में नहीं हो पाता। या तो ये हो सकता है कि जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए 10 लाख रुपीज कमा रहे हैं। अब 10 लाख रुपीज अगर आप कमा रहे हो तो आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो, क्योंकि 5 लाख से ऊपर आप टैक्स के दायरे में आ जाते हो। तो मिस्टर ए ने क्या किया कि ये 10 लाख जब आ रहे थे ना, तो इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में डाले ही नहीं, इन्होंने चुपचाप क्या किया, इनका बेटा है मिस्टर बी, तो इन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए कर दिए मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिए। अब 5 लाख चले गए बी के अकाउंट में, और इसने अपने अकाउंट में एक्चुअल में कितने डलवाए, 5 लाख रुपए डलवाए। अब गवर्नमेंट चाहे तो भी पता नहीं लगा सकती, क्यों? क्योंकि इसने डलवाए कितने हैं, 5 लाख। तो ए के पास हो गए 5 लाख, बी के पास हो गए 5 लाख। ओके, तो टैक्स लायबिलिटी दोनों की नहीं बन रही, क्योंकि 5 लाख से ऊपर होता है तो बनती। यही बोलना चाह रहा है भवदीप, यस और नो? क्यों भवदीप, यही कहना चाह रहा यस है? सर। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरकीब है, टैक्स प्लानिंग में आ जाता है ये। लेकिन ये है कि आजकल बेटा देखो मोड्स ऐसे हैं कि आप जो कमाते हो ना, आप बैंक में ही आपकी सैलरी आएगी, सब कुछ बैंक के थ्रू ही होगा, इसलिए तो गवर्नमेंट ने जनधन अकाउंट्स खुलवाए,
जितने भी गरीब लोग हैं उनके क्या खुलवा दिए गवर्नमेंट ने, जनधन अकाउंट्स, है ना। पैसे का पेमेंट हो चाहे रिसीट हो, सब बैंक अकाउंट के थ्रू होता है। और जब कोई चीज बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही है तो गवर्नमेंट के पास उसकी डिटेल है, और जब गवर्नमेंट के पास डिटेल है तो आप बच नहीं सकते, है ना। हाँ, अगर आप बैंकिंग सिस्टम में पैसे को जाने ही नहीं दे रहे हो या डाइवर्ट कर रहे हो तो फिर वो ब्लैक मनी कैटेगरी में आ जाता है और वो इलीगल हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। रिकॉर्ड तो हर चीज का रखना पड़ेगा और टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, और नहीं बनता है तो रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। चलो खैर, ये बहुत मैंने तुमको जनरल नॉलेज की बातें बता दी। किसी और के मन में कोई डाउट उठ रहा है क्या? सर हाँ बोलो सर भाई बोलो। सर जो रिटर्न होता है उसको फाइल करने से ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है सर जो लोन्स के में भी काम आता है सर। हाँ बिल्कुल आता है। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसी को देखते हुए आपको बैंक लोन देते हैं। अगर आपने 3 साल लगातार टैक्स रिटर्न फाइल किया है, 3 साल की एसेंशियल कंडीशन है, तभी जाके कोई भी बैंक आपको लोन देगा। अगर आपने कम से कम 3 साल रिटर्न फाइल किया तो, है ना, तब जाके आपको लोन मिलेगा, वरना बैंक से सर तो आपको क्या लोन ये नहीं हर मिलेगा। टाइप के लोन पे एप्लीकेबल है? क्या बेटा? हर टाइप का लोन आईटीआर फाइल करने से ही मिलता है? डेफिनेटली डेफिनेटली। और स्पेशली मैं यहाँ पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, है ना। पर्सनल लोन तो आपको आईटीआर से ही मिलेगा, है ना, अगर आप आईटीआर फाइल जैसे कर। होम लोन? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो बेटा, और किसी के मन में कोई डाउट? नहीं तो मैं स्टार्ट करूँ टॉपिक। नो सर। नहीं है? नो चलो ठीक है। तो बेटा टैक्स का मीनिंग सबको पता लग गया, जरा फटाफट देख लेते हैं एक बार हम लोग। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पीपल एंड कंपनीज। देखो, लोग भी देते हैं और कंपनीज भी देती है, याद रखना। टैक्स कंपनीज भी देती है। अभी मैं बता दूंगा तुम्हें कि जब कंपनीज टैक्स देती है ना बेटा, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और ये भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। ओके, जब लोग टैक्स देते हैं तो उसको कहते हैं इनकम टैक्स। जब लोग टैक्स दें तो उसको कहते हैं इनकम टैक्स, और जब कंपनी टैक्स दे तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये जो हम स्लैब देखते हैं ना बेटा, ये स्लैब देखते हैं 5 लाख तक कुछ भी नहीं, 5 से 10 लाख पे इतना, 10 से 15 लाख पे इतना, और 15 से ऊपर इतना, है ना। ये स्लैब किसके लिए होती है? लोगों के लिए। इनको कहते हैं इंडिविजुअल। क्या कहते हैं इसको टैक्स की लैंग्वेज में? इंडिविजुअल। लेकिन जो कंपनीज होती है ना बेटा, कंपनीज के लिए कोई स्लैब नहीं है। कंपनीज के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी रेट फिक्स है 30%। कितनी रेट फिक्स है? 30%। कंपनीज को अपनी इनकम पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कितनी भी कमाओ आप, कितनी भी कमाओ, यहाँ कोई स्लैब नहीं है ना, यहाँ आपको पे करना ही पड़ेगा। और ऊपर से अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो ना, तो एक सरचार्ज होता है, उसको कहते हैं सरचार्ज, है ना। वो आपके टैक्स पे टैक्स लगता है, जो आपका टैक्स बन रहा होगा उस पे 1% और एक्स्ट्रा लगेगा, उसको कहते हैं सरचार्ज। चार्ज का भी सर, है ना। खैर मजाक की बात है, उसको सरचार्ज कहते हैं, है ना। तो ये एक नॉलेज की बात है जो मैंने बताई है, नॉर्मली याद रखना। सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ भाई बोलो। सर फिर ये जो लोग अपना जो ये पैसा ये जो बचते हैं टैक्स देने से, वो लोग अपना पैसा उसमें डालते हैं सर स्विस बैंक में, तो सर फिर वो उसको क्या सीन है? अब बेटा स्विस बैंक तो ब्लैक मनी हो गई ना फिर वो। आप गवर्नमेंट को तो देखो, सर ये सीधी बात है, आप अगर किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, वो ब्लैक मनी है। कि भाई पैसा कहां से आया आप बताना चाहते ही नहीं हो। और क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट को बता दिया कि ये पैसा कहां से आया, तो आपका मोस्ट ऑफ दैट मनी टैक्स में चला जाएगा, है ना। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, जैसे सट्टा है, हमारे इंडिया में जो सट्टे से होने वाली इनकम है उस पर टैक्स की रेट फिक्स है 30%, है ना। अब अगर सोचो तुमने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं तो तुम्हें कितना देना पड़ जाएगा टैक्स में? आंसर दो। 30 30 लाख लाख रुपए। अब मुझे जरा 30 लाख। बताओ कि क्या तुम 30 लाख देते समय खुश होगे क्या? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, 1 लाख रुपए कमा के क्या तुम 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दोगे क्या? नहीं दोगे। ये नो याद सर। रखना, ये वाली बात, है ना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हवाला हो गया या फिर वो स्विस बैंक हो गया, ऐसी एक्टिविटीज में अपने पैसे को लगा देते हैं। उससे क्या हो जाता है? उनकी मनी बच जाती है और वो गवर्नमेंट की नजरों से बच जाती है, और वो जो पैसा आपका है वो ब्लैक मनी कहलाता है फिर, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को उसका हिसाब नहीं दिया। आप हिसाब देते हो, देखो ऐसा नहीं है, ब्लैक मनी रखने वाला भी हिसाब देता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो मोस्ट ऑफ दैट मनी ब्लैक मनी कर देता है, और सिर्फ थोड़ा बहुत जो अमाउंट है उसकी व्हाइट मनी का वो हिसाब देता है और टैक्स भी पे करता है। ऐसा नहीं है 1-2 लाख 2 लाख 3 लाख का टैक्स देता है वो भी, लेकिन उसका अगर एक्चुअल में जो मनी थी उसका टैक्स बनता तो बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए वो देता ही नहीं। ठीक है, डाउट क्लियर? सर, अगर वो यस सर। कोई ऐसे ब्लैक मनी रख के बैठा हो
तो जब उसकी ब्लैक मनी पकड़ाई में आएगी तो उसे ब्लैक मनी में मतलब जितना उसका टैक्स बन रहा है उतना पे करना पड़ेगा या सारा ब्लैक मनी जाएगा? टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जेल भी होएगी और पेनल्टी भी लगेगी एक्स्ट्रा, ये याद रखना है ना। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए गवर्नमेंट से बचाए ब्लैक मनी बना के, तो फिर गवर्नमेंट उससे बहुत ज्यादा आपसे ले लेगी और आपको जेल वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि ये इलीगल है ना, ये एक इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत है यार बेटा, अभी इतना डिटेल मत जाओ, मैं तो टॉपिक ही हमने शुरू किया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर बहुत जनरल नॉलेज की बातें हो गई, थोड़ा टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू ये होता है, जरा एक बार पढ़ के देखो इसके बारे में, कुछ नॉर्मल बात है कि टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो टैक्स रेवेन्यू है, ये मैंने तुमको क्या बताया था, ये सबसे मेन सोर्स है, ये रेगुलरली गवर्नमेंट को मिलता रहता है, रिसीव होता रहता है। गवर्नमेंट कलेक्ट्स वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पब्लिक टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर। याद रखना, टैक्स से गवर्नमेंट कौन से वाले खर्चे करती है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, याद रखना ये वाली बात है ना। गवर्नमेंट अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो इससे करती है, ओके। इसीलिए कलेक्शन भी टैक्स का रेगुलरली होता है। एंड देयर इज अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु फेल्स टू पे द टैक्सेस। याद रखना, अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। टैक्स पे अगर आपकी करने की लाइबिलिटी बनती है तो ही आपको करना चाहिए। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हो तो फिर आपको टैक्स पे नहीं करना, है ना, ये ध्यान रखना। अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब भाई टैक्स भी 2 तरह के होते हैं, यहां से आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है काफी बार, और याद रखना इस बार भी आ सकता है। तो टैक्स भी 2 तरह के होते हैं। हमारे इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो 2 तरह के टैक्सेस को ऑपरेट करता है। नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद रखना, नंबर 1 इज डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका फंडा मैं तुम्हें यही समझा दूं, फिर हम प्रॉपर उस पर आ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, एक टैक्स पेयर है और ये गवर्नमेंट है। बता चुका हूं वैसे पहले मैं आपको, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो। टैक्स पेयर और गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में ले रहा हूं इनकम टैक्स का। ये जो टैक्स पेयर है बेटा, इसने 6 लाख रुपीज अर्न किए पूरे साल भर में। कितने कमाए इसने? 6 लाख रुपए कमाए। क्या इसका टैक्स बनता है? डेफिनेटली टैक्स बनता है। जब इसका टैक्स बनेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना रिटर्न फाइल करके डायरेक्टली इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा, डायरेक्टली। और जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता हो, बीच में कोई भी ना हो, बीच में कोई बीच का बंदर दिख रहा है तुम्हें? नहीं। टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, कोई भी नहीं है, जिसका टैक्स बनता है वो टैक्स पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, तो बेटा वही कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और याद रखना, डायरेक्ट टैक्स की एक खास बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है, और दूसरी खास बात ये है कि इसमें जिसका टैक्स बनता है पे भी वही करता है। जैसे ये टैक्स पेयर का नाम था मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने इनकम अर्न की थी ना, टैक्स बनता मिस्टर ए का है ना, तो पे भी कौन करेंगे? मिस्टर ए ही करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या अजीब सी बात है, ए का बनता है तो ए पे करेगा ना, बी क्यों पे करेगा? लेकिन अभी देखना, अब मैं तुम्हें बताता हूं इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात होगी। याद रखना, यहां पे टैक्स की लाइबिलिटी जिसकी है वही टैक्स पे करता है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं बताता हूं तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स का। ये रहा टैक्स पेयर, और यहां पे मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूं, जरा सोचना। मैं मार्केट में गया एक ब्रेड का पैकेट खरीदने, और ब्रेड का पैकेट था 35 रुपीज का, जिसमें 5 रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड है। मैंने 35 रुपीज दुकानदार को दे दिए। कितने दे दिए? 35 रुपीज दुकानदार को दे दिए। मुझे जरा एक बात का आंसर दो, 35 में 5 रुपीज जीएसटी के है या नहीं है? यस और नो? है सर। है सर। सर है। यस क्या सर। आप टैक्स पेयर हुए या नहीं हुए, ये बताओ। यस। बिल्कुल हुए, यस सर। बिल्कुल हुए, हम टैक्स पेयर हुए। लेकिन क्या वो टैक्स तुमने गवर्नमेंट को दिया है? क्या? आंसर दो। नो सर। नो सर। नहीं। फिर वो टैक्स तुमने किसको दिया है? शॉपकीपर को। और वो जो शॉपकीपर है
वो उस जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा और वो उसको पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। तो जरा मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है क्या? No. नहीं है। कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब हम यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकते हैं, बच्चों ध्यान से आंसर देना, यस और नो सोच के। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टैक्स की जिम्मेदारी जिसकी बनती है गवर्नमेंट को, वो पे नहीं करता, कोई और पे करता है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? यस सर। टैक्स पेयर यस सर। एक्चुअल में कौन है? मैंने 5 रुपए दिए, लेकिन गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? कोई और दे रहा है। गवर्नमेंट के पास ये जो 5 रुपए का टैक्स है ये इनडायरेक्ट रूट से जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, हमारे कंट्री में कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चला करते थे, कई सारे, गिनती नहीं है, कम से भी कम आपके 100 से 150 इनडायरेक्ट टैक्स चला करते होंगे, ये मान के चलो। इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, हर छोटी बड़ी चीज पे टैक्स 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 टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, फलाना ढिमकाना। इन सारे टैक्सेस को खत्म करके 2017 में वन नेशन वन टैक्स के तहत सबको एबॉलिश करते हुए एक कॉमन टैक्स लेके आया गया, जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले गुड्स पे टैक्स हुआ करते थे बहुत सारे, वेट, सीएसटी, और उधर से आपका सर्विस पे होता था सर्विस टैक्स। लेकिन अब गुड्स के जितने भी टैक्सेस थे और सर्विस के जो सर्विस टैक्स था, उन सबको खत्म करके 2017 1 जुलाई को क्या लेके आ गए कंट्री में? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना, किसका एग्जांपल है बच्चों? ये इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, इस बारे में सब लोग याद रखें। और बेसिक फीचर मैंने तुम्हें बता दिए, देखो मैं वही पढ़ाने वाला हूं अभी। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ऐसा टैक्स जिसमें जिसकी जिम्मेदारी होती है ना, वही गवर्नमेंट को पे करता है और डायरेक्टली पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? जिसकी जिम्मेदारी है वो पे नहीं करता, उसकी तरफ से कोई दूसरा पे करता है। ओके, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या बेसिक थीम सबको समझ में आई? क्या थीम है इसकी? Yes. यस Okay? सर। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना बच्चों, इसके 3 एग्जांपल याद रखो तुम लोग। पहला एग्जांपल इसका है इनकम टैक्स, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा है वेल्थ टैक्स। अब वेल्थ टैक्स चलता नहीं है, वैसे बंद हो गया। वेल्थ टैक्स आपका एक तरह से प्रॉपर्टी पे टैक्स होता था, कि आपने जितनी एसेट्स आपके पास साल भर में है, जितनी लैंड एंड बिल्डिंग, जितने ज्वेलरी वगैरह आपके पास है, ये चलता था बेटा 2014 या 15 तक था ये, जहां तक मेरे को सही याद है ना? नहीं 16 तक था, वेल्थ टैक्स हुआ करता था, है ना? तो वेल्थ टैक्स जो था वो भी एक टैक्स हुआ करता था, जो एक इंसान अपने द्वारा जो हेल्थ प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू पे गवर्नमेंट को देता था। 2 या 3% इसकी रेट हुआ करती थी। ओके, ये वेल्थ टैक्स हुआ करता था, जो अब नहीं चलता। अभी मेन 2 टैक्सेस चलते हैं डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, याद रखना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से हैं, तो काफी सारे बंद हो गए, उनको मिला के जीएसटी बना दिया। लेकिन बेटा अभी भी बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, जैसे वेट है। अब वेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बंद हो चुका है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं पेट्रोलियम जो है, क्या वो अभी जीएसटी के दायरे में आता है क्या? किसी को मालूम है क्या पेट्रोल नो सर, नहीं आता। नहीं आता? अगर नहीं आता। जीएसटी के दायरे में आ गया ना, अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ गया तो ये मान के चलो कि 60 रुपए का हो जाएगा, 55 रुपए का, 60 रुपए का 1 लीटर, है ना? लेकिन नहीं आता। फिर क्या लगता है सर उस पे? अभी बेटा उस पे वेट लगता है, वीएटी। ठीक है, इसकी वजह से इतना महंगा है वो। ओके, इसी तरह से लिक्कर है। क्या लिक्कर अभी शराब जो है, क्या वो जीएसटी के दायरे में है? नहीं है। फिर क्यों नहीं है, क्या लगता है सर उस पे? सर उस पे अभी भी एक्साइज लगता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी भी। अब एक्साइज वैसे काफी सारा पार्ट जीएसटी में इंक्लूड हो चुका है, लेकिन ये पेट्रोल हो गया, शराब हो गई, सिर्फ इनके लिए ये टैक्स अभी भी चालू है, कि इनको गवर्नमेंट और बेटा चाह के भी नहीं कर सकती अभी। क्योंकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं इनसे एक करार हुआ था, इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये अभी 2026 तक जीएसटी के दायरे में इसको लेके आ ही नहीं सकते, और पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता 2026 तक, ये मान के चलो, है ना? इसका रीजन क्या है, जहाँ डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना? तो अभी के लिए बस ये याद रखो, 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फटाफट हम इस पे आ जाते हैं, और एक काम करो सब लोग फटाफट
10 to 12 मिनट्स के लिए जल्दी से मीटिंग को ज्वाइन करें सब लोग, है ना। फटाफट जाओ, फटाफट आ जाओ, मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ उसकी, है ना।